हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे साथ पोस्ट गेट जर्नी में आज निशा वैष्णव रायपुर गेट एकेडमी स्टूडियो में है हम दोनों। और निशा वैष्णव के बारे में पूरी जर्नी, उनके गेट और गेट के बाद जो उनका एमटेक हुआ उसके बारे में पूरी जर्नी हम निशा से बात करके जानेंगे। एक्चुअली मैं निशा को रायपुर स्टूडियो में इसलिए बुला पाया क्योंकि इनकी जो पढ़ाई, कॉलेज स्कूल भी यहीं से हुआ होगा डेफिनेटली। कॉलेज में मैं इनके साथ था। ये जिस कॉलेज से पढ़ी हुई है, एक्चुअली मैं उस कॉलेज का फैकल्टी था। और अचानक जो मुझे याद आया कि निशा वैष्णव यही होगी, तो मैंने इनको कॉल किया और ये पॉसिबल हो पाया कि आज निशा वैष्णव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अवेलेबल है। तो कॉलेज के टाइम से ही मैं इनको पढ़ा रहा था। उसके बाद फिर इन्होंने गेट एकेडमी में एडमिशन लिया। काफ़ी सारे फैकल्टीज गेट एकेडमी के इनको टीच कर चुके हैं और उसके बाद इनका जो रैंक और स्कोर था वो आपको ऑन बोर्ड दिख रहा होगा। बाकी बातें मैं इनसे जो इनका जर्नी है उसके बारे में जान के आप सबको इनके बारे में बताता हूं, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का जर्नी रहा इनका और कौन कौन सी पड़ाव को इन्होंने पार किया, तब जाके आज एक बहुत अच्छी कंपनी में ये प्लेस्ड है। और उस कंपनी का नाम इनके मुंह से ही सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए एक एक करके पूरी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि इस जर्नी में कहाँ कहाँ पे इनको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितना टफ था एमटेक करना, कितना इजी था, सब जानते हैं एक एक करके। तो निशा, सबसे पहले आप बताइए आपका क्रेडेंशियल्स क्या था, गेट कौन सी ईयर में आपने क्रैक किया था और गेट एकेडमी में आपका जर्नी कैसा रहा, कॉलेज में आपका सपोर्ट किस तरीके से रहा, फैकल्टीज का, पूरी बातें हम स्टूडेंट से शेयर करते हैं। ओके तो सर, जैसे आपने बताया कि आपने मुझे पढ़ाया था कॉलेज के टाइम से, तो कॉलेज के टाइम से ही जब मैं 3rd सेमेस्टर में आई थी तभी मैंने आपको, उसके बाद फिर सुजय सर को, ये सबको देखा है, उनके बारे में सुना, उनके बारे में जाना कि अच्छा यहाँ या गेट एकेडमी में पढ़ाते हैं। उसके बाद से मुझे 3rd सेमेस्टर से ही हो गया था कि मुझे ओके कि सुजय सर को देख के, मतलब जब वो क्लास में आए थे, फर्स्ट डे था, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने सबसे पूछा था कि कौन हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है। मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम क्योंकि बस 2nd सेमेस्टर हुआ और 3rd सेमेस्टर में अपन आए हैं और कॉलेज फिर स्टार्ट हुआ था और इतना कुछ रहता नहीं है, बट हायर स्टडीज़ इतना पता नहीं था उस सब के बारे में। बट जैसे सुजय सर ने बताया कि अपने पास एमटेक की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसके बाद वो भी अपन अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब 12th पास करके मैं जब कॉलेज आई थी, मेरे पास इतना कुछ नहीं था। मैं लोकल कॉलेज से ही अपने बीई के लिए आगे स्टार्ट किया था मैंने। मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था ये सब चीज़ों का कि मैं अगर बीटेक करना चाहती थी बड़े कॉलेज से, बट हो नहीं पाया था अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो मैं बता दूं, निशा का जो बीटेक है वो शंकराचार्य कॉलेज से है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ का एक टॉप मोस्ट कॉलेज है। और वो टायर 1 कॉलेज में ही आता है, ऐसा मतलब प्राइवेट कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में उनको गिना जाता है। तो वहीं से इन्होंने अपना बीटेक की पढ़ाई की, जहाँ पे सुजय सर और मैं खुद वहाँ पे फैकल्टी था। और 3rd सेमेस्टर में मैं हालांकि तुमको नहीं पढ़ा पाया था। हाँ, तो सुजय सर वहाँ पे थे और सुजय सर ने इनसे इंटरेक्ट किया था और वहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया सुजय सर के थ्रू कि आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं, जिस बात को निशा अभी बता रही है कि आप आईआईटी से कर सकते हैं। तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा, अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आगे जाके अच्छा कुछ कर सकती हूँ करके। उस टाइम से मुझे हुआ और मैं 2nd डे ही गेट एकेडमी में आ गई थी पता करने के लिए कि कैसे होता है, क्या है। मुझे गेट में ज़्यादा फोकस करना था एज कम्पेयर टू स्टडीज़, कॉलेज की स्टडीज़ का जो करिकुलम है उससे ज़्यादा से। हाँ, तो वो अगर मैं इसमें ज़्यादा फोकस की होती उस टाइम, तो हो सकता है मैं 2017 में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती और अच्छा कर लेती। बट वही था कि थोड़े इधर उधर अपन ने ध्यान कम दिया और अब वही हो जाता है कि अपन कॉलेज, मतलब जिस लेवल की तैयारी तुमको गेट के लिए रिक्वायर्ड थी, हाँ, उस लेवल पे तुम नहीं कर पाए, लेकिन तुम क्यूरियस थे जानने के लिए, इसलिए तुमने बिफोर एडमिशन ले लिया और मेहनत भी किया, लेकिन डाइवर्टेड था माइंड, डाइवर्टेड था, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड था। जब 2017 का मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस टाइम भी मुझे ध्यान है, क्योंकि वो ऐसा हो गया था कि प्रिपेयर मैंने बहुत अच्छा किया था, टेस्ट सीरीज सारे किए थे, एवरीथिंग सब चीज़ गुड था, बट कॉन्फिडेंस अंदर जब पेपर अपन देते हैं तो वो जब नहीं रहता ना सर, तो फिर नहीं हो पाता वो चीज़। और उसके बाद जो डिमोटिवेशन
मोटिवेशन वाला जो पार्ट चालू हुआ था वो 2017 के बाद था मेरा थोड़ा। 2017 में आप 6 सेमेस्टर में थे? हाँ, 6 हाँ। 7 सेमेस्टर में जो अपने एग्जाम्स होते फाइनल ईयर हाँ, में आ हाँ, चुकी थी मैं। हाँ, और उसके बाद वहाँ पे प्लेसमेंट का भी अलग चलता था कॉलेज में कि हम्म। प्लेसमेंट करना है, ये नहीं करना है, बट प्लेसमेंट में मैंने कभी फोकस ही नहीं किया क्योंकि मेरे को आईटी सेक्टर में जाना ही नहीं था। तो मैंने प्लेसमेंट तो छोड़ ही दिया था, मेरा पूरा फोकस था गेट में कि मुझे गेट निकालना है और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा हायर स्टडीज के बाद कि मुझे क्या करना है। एक एम था कि हायर स्टडीज पे जाना ही है, ये फर्स्ट था मेरा, और उसके बाद देखा जाएगा कि अपन को क्या मिलता है क्या नहीं, बट एटलीस्ट अच्छे इंस्टीट्यूट से मुझे अच्छे जगह से एमटेक करना ही है। ये एम जब डिसाइड कर लिया मैंने तो ये था कि हाँ अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं भी होता कॉलेज में, मुझे नहीं चाहिए फोटो की कोई कॉलेज वाले मेरी फोटो लगाए कि अच्छा आपके स्टूडेंट्स का एक फोटो आ गया कि यहाँ पे हो गया करके। मैं बोले नहीं, मुझे वो नहीं करना, भले मेरे को कॉलेज वाले डांटे या कुछ भी करे, बट मुझे नहीं करना। तो मैं वैसे भी शंकराचार्य कॉलेज में थोड़ा सा प्रेशर है। प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था सर कि आप प्लेसमेंट लेना ही है में बैठो, नहीं तो आपके मार्क्स और ये सब और काफी कॉलेजेस में ऐसा रहता है वो सारी चीजें, तो वो प्रेशर अलग रहता था। तो बट स्टिल मेरा फोकस था कि मेरे को यहाँ पे करना है। तो पूरा फोकस मैंने गेट में दिया और फिर जब 2017 में मैंने दिया, मुझे ध्यान है मेरा इतना अच्छा नहीं जा पाया था। गेट मैंने क्रैक कर लिया था, मेरे पासिंग मार्क्स आ चुके थे, मतलब वैलिड गेट स्कोर कार्ड तुम्हारे पास आ गया था? वैलिड था मेरा, 34 मार्क्स आए थे मुझे ध्यान है, बट रैंक मेरा 8000 के ऊपर चले गया था, नहीं हुआ था। उसके बाद फिर ये हुआ ना कि सारे फैकल्टीज जो है गेट एकेडमी के, उनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, आज भी मानती हूँ। सुजय सर है, आप हो, तो एक रहता है ना सर कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया है तो मैं अभी फेस नहीं करना चाहती किसी को। तो एक था कि मेरे पास सारे नोट्स थे, एक्चुअल में मैंने हर एक क्लासेस आई थिंक 2-2 बार अटेंड तो किए थे, मेरे को ध्यान है, क्योंकि मेरे पास 2 साल था, 2 साल का तुमने कोर्स नोट्स लिया था। बहुत अच्छे थे मेरे, हर एक क्लासेस, डांडे सर की क्लास के तो मेरे पास इवन आई थिंक 2-3 नोट्स हो जाते थे, बहुत ज्यादा नोट्स उनके बना के रखते थे। तो वो सारे नोट्स अच्छे खासे नोट्स थे मेरे पास, और बुक्स थी गेट एकेडमी की, जितनी भी बुक्स अपन यहाँ पे अपने को प्रोवाइड होती है उसमें भी सारे कंटेंट थे। तो मैंने क्या, पहले तो एक मैंने बिल्कुल अपने आप को वो कर लिया कि नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता करके। बाद में फिर मुझे ध्यान आया नहीं, अब मुझे करना है तो करना है, 1 साल और लूंगी मैं अपना, क्योंकि कॉलेज खत्म हो चुका था। अब मेरे पास था 1 साल, और उसके बाद था मैं सोची कि मैं अब अपने हिसाब से करूंगी, मेरे पास नोट्स भी है और बुक्स भी है, और मैं कुछ और अच्छा कर जाऊंगी तब मैं जाके सर को बोलूंगी, सुजय सर या आपको, कि नहीं मैंने कर लिया सर करके। तुमने अपने आप को काट लिया इस दुनिया से। मतलब अब नहीं करना है किसी से, वो रखना नहीं है इंटरेक्शन, बस मुझे गेट में फोकस करना है, मुझे किसी भी तरीके से अच्छा स्कोर लाना है। तो फिर वही हो गया कि 1 साल जो पूरा था वो मैंने अपने घर के एक रूम में बंद कर लिया अपने आप को। हाँ, और घर के रूम के जो गेट था उसके पीछे में मेरे को पता है, याद है आज भी, कि पूरे नोट्स होते थे, छोटे छोटे जो नोट्स बनाती थी उसको प्रॉपर चिपका के, और गेट की बुक के अगर कोई पॉइंट्स हो गए तो वो लिख के, तो नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स बना के, और ये सारे करके 6 महीने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने दिसंबर तक के। उसके बाद गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बाकी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के, 2 इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट सीरीज लिए, और फिर मैंने, ये था मेरा एम कि 6 महीने में मैं अपने पूरे कोर्स खत्म करूं, उसके बाद मुझे नवंबर दिसंबर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मैंने आई थिंक 100 टेस्ट तो मैंने दिए ही थे। अच्छा खासा टेस्ट सीरीज मैंने पूरा किया, उसको कवर, हर एक क्वेश्चंस देखने को मिलते थे हर एक सब्जेक्ट से, कि अगर ये सब्जेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये सारा चीज मैंने अपने आप में ही पूरा वो चीज किया कि मुझे अपने आप में करना है, खुद से ही प्लान करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। प्लान जो था वो मैं अपने आप से की कि नहीं मुझे अपने आप से करना ही है करके, क्योंकि मेरे मार्क्स पहले अच्छे नहीं आए हैं, अभी भी अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो 1 साल मेरा पूरा वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा करके। तो वो सारा प्रेशर था, घर से भी थोड़ा प्रेशर रहता है कई बार, तो अपने को वो सारी चीजें भी हैंडल करके और करते रहे कि नहीं करना है। फिर वो इस ड्यूरेशन में तुम्हारे फैमिली का सपोर्ट था तुम्हारे साथ? फैमिली का फुल सपोर्ट था सर, एक्चुअल में सबसे बेस्ट पार्ट वो था कि फैमिली सपोर्टेड है मेरी। तो सबसे बेस्ट था कि मम्मी वही करती थी कि सुबह मैं अपना उठी, नहाई धोई और अपने कमरे में चले गए तो वो नाश्ता ला के देना, ये करना वो करना, सब चीज़, मतलब शाम तक के अपनी पूरी पढ़ाई पे ध्यान जाता था। रात को मैं टेस्ट देती थी, और क्योंकि शांत माहौल हो जाता था, मेरा घर बहुत बड़ा भी नहीं है, तो एक रूम, सब अपने रूम पे सोने चले गए तो मैं हॉल पे बैठ के
टेस्ट देती थी और टेस्ट रात में आई थिंक 9-10 बजे के बाद ही 2 टेस्ट अगर मैं कंप्लीट कर दी एक दिन में, तो मेरा टारगेट रहता था कि एक दिन में 2 या 3 टेस्ट मुझे कंप्लीट करने हैं। ऐसे कर करके हर टेस्ट को उस तरीके से देते गए कि मुझे अच्छा करना है, इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मुझे इतने आने चाहिए। पहले टेस्ट में मेरे नहीं आते थे अच्छे मार्क्स और उसमें और ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था कि नहीं हो रहा है क्या, कैसे करूँ, क्या ये कैसे कर सकती हूँ क्या। तो बट वो प्लानिंग फिर अपने आप को फिर से वही मोटिवेट करना कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये करेगी तो होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर वही चीज़ की बस करते गए और उसके बाद फिर एग्ज़ाम जब आया, उसके पहले आई थिंक वो सेंटर पे जाके जो गेट एकेडमी के टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम का माहौल क्रिएट होता था, तो 2 टेस्ट मैंने वैसे भी ऑफलाइन टेस्ट वैसे भी जाके दिए थे। 2 कॉलेज में जाके मैंने 2 या 3 एग्ज़ाम्स दिए थे गेट के पहले। तो वो भी मैंने हर चीज़ किया। मैंने सोचा कि एक भी चीज़ मैं मिस आउट नहीं करूं जिससे मेरे गेट में इफेक्ट पड़े, मेरे एग्जाम के दिन कोई इफेक्ट मतलब अपना 100% तुमने दे दिया क्या, ताकि तुमको बाद में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ये दुख ना रहे, कि अफसोस ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो वो चीज़ था कि कुछ भी हो जाए, भले मार्क्स कैसे भी आए, बट एटलीस्ट अपने अंदर एक फंडामेंटल नॉलेज तो आएगा ना कि अपन ने अपने कोर सब्जेक्ट में कुछ अच्छा किया करके। इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ तो मुझे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें एनालॉग के सर्किटरी के बारे में पता होना चाहिए, एनालॉग की बेसिक्स पता होने चाहिए, डिजिटल के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये सारा मेरा मोटिव था कि अगर मैं कोर में हूँ अपने, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का हर एक चीज़ आना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है आज के टाइम पे, तो मुझे वो बताना आना चाहिए कि हाँ ये क्या होता है करके। ऐसा नहीं कि बस एक पैम दे दिया और बता दो कि ये मतलब अपन वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना चाहिए। तो गेट के थ्रू अपन ये चीज़ें तो सीखते हैं, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे अपने को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। और डेफिनेटली वो चीज़ मैंने लैक की है अपने कॉलेज टाइम पे कि अगर मैं वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं था, बट गेट के सब्जेक्ट को पढ़ के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसी अलग ब्रांच है जिसको आगे जाके अपन बहुत अच्छा अगर पढ़ते हैं तो इससे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन मतलब सर्किटरी, छोटी छोटी सर्किटरी भी मैं मतलब देखती थी तो लगता था कि नहीं ये कुछ लॉजिक तो है इसमें करके। तो वो सारी चीज़ें जब फंडामेंटल चीज़ें अपने को आने लगती तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। तो वो सारी चीज़ें थी। पहले मैं जब फर्स्ट 2017 में गेट दी थी तो मुझे याद है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे बनता ही नहीं था। मतलब ऐसा हो गया था कि बेसिक पता था कि ये ऐसा होता है, हाँ मॉस ऐसे होते हैं, मॉस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्वेश्चन में अटक जाती थी कि इतने बड़े बड़े सर्किट है तो मैं कैसे करूं करके। तो वो सारा चीज़ था कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। तो धीरे धीरे जब मैं वापस फिर पढ़ाई अपने आप से स्टडीज की, थोड़ा एक आध बुक भी खरीद के लेके आया था मैंने, मुझे ध्यान है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने बुक ली थी और कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स के और लिए थे। उसमें से अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा यहाँ से पढ़ सकती हूँ, बट किसी और से कॉन्टेक्ट करने का वो हो ही नहीं पाता था कि मैं किसी और से करूं कांटेक्ट करके, बस अपने आप में ही करना है करके। तो वो भी एक गलत चीज थी मेरी। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से सपोर्ट ले लेती उस लेकिन तुम तो वैसे में ही कंफर्ट थी अपने आप में, कंफर्ट थे, लेकिन तुमको सपोर्ट लेना चाहिए था। अब मतलब लगता है जब अपन गेट एग्जाम पूरा हो जाता है, जब अपने मार्क्स आते हैं ना, तब फील होता है कि नहीं थोड़ा सा और सपोर्ट कहीं से लेती या थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस और अच्छे से की होती तो डेफिनेटली आज बहुत ज्यादा अच्छा हो पाता, उस टाइम पे होता। तो जब मुझे ध्यान है गेट एग्जाम के दिन भी जब मैं एग्जाम देने बैठी थी तो कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन सारे मुझसे बन रहे थे और वो खुशी भी हो रही थी कि हाँ मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट एक प्रेशर, जहाँ पे जो पॉइंट मैंने मिस किया था और उसी मतलब ये था कि ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही होगा कि ये ऑप्शन, 2 चीज में कंफ्यूजन जब हो जाता है ना, तो अगर अपन गलत करके आ गए और अपने को पता है अपन गलत मतलब जो सॉल्व किए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गेट में पता है ना कि 1 मार्क्स भी गया मतलब अपना गया। तो वो वाला 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि मुझे आते हुए भी मैंने वहां पे रॉन्ग करके आया था। और मैं जब घर आई थी और उसके बाद गेट एकेडमी का ये यूट्यूब वाला चैनल उस टाइम चालू हुआ था नया, तो 2017-18 का जो था क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशन आप लोग सब प्रोवाइड कर रहे थे धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चन करके। तो मैं देखी अरे मेरा ये क्वेश्चन है, और उसके बाद आंसर शीट का भी एनालिसिस सर कर रहे थे, डांडे सर, और आप
आपने भी कुछ कुछ वीडियोस डाले थे, तब मैं देखी तो मुझे ध्यान आया, ओ शिट, ये तो मुझे पता था बट मैंने ये मिस्टेक करके आई है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन थे जिसमें मतलब ऐसा बाय मिस्टेक या क्या बोले वो गलत होता है, वो प्रेशर उस टाइम का तब था। तुमको रियलाइज हुआ कि अरे मैं सपोर्ट लेती उस समय तो थोड़ा सा हाँ चीजें थोड़ी और बेहतर होती है, ऐसा कुछ बुरा नहीं गया था? बुरा नहीं गया था, बट वही था कि जब वही होता है ना कि 3 घंटे के वो एग्जाम की ड्यूरेशन जो होती है, तो वही सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम्हारे साल भर का प्रिपरेशन जो है वो 3 घंटा डिसाइड कर जाता है। 3 घंटा डिसाइड। अगर 3 घंटे में आपके 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपका रैंक डेफिनेटली पीछे आएगा। और मुझे ध्यान है 632 मेरा जो स्कोर था उसके 35 या 37 होता तो मेरा रैंक मतलब ऊपर चले जाता 600 के आसपास। वो मिस्टेक मेरे से क्यों हुई? क्योंकि मेरे 4 क्वेश्चन मैंने बिना वो देखे वो चीज़ों को गलत करके आ गए ना, तो वो अखरता है आज भी, कह रही मैं वो कर देती तो और अच्छा होता मेरा करके। तो वो सारी चीज़ें, बट उसके बाद भी जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया तो उसके बाद जब रैंक देखा मैंने तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अब उस लेवल पे की थी कि मुझे कुछ अच्छा। हमारा रैंक था 1022। उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैं अच्छा कर पाई करके। बट ये हो गया कि फिर थोड़ा सा अपने फैमिली में भी अपने को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हो जाती हूँ। और फिर फाइनेंशियल इश्यूज और ये सब चीज़ें, तो मेरे को लगा कि नहीं, अब अगर मैं ड्रॉप की, मेरे को पता था अगर मैं ड्रॉप की तो मैं इसके बाद अच्छा और कर जाऊंगी, बट वो था कि नहीं, अब थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे, और इस रैंक के साथ ही अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं वो अचीव कर लूँ। तो उस समय तुमने कॉल करना स्टार्ट किया था, मुझे याद है। हाँ, तुमने मुझे कॉल मैसेज किया था। मैसेज कॉल सब। यस, आपको किया था, फिर सुजय सर को, नहीं, गेट एकेडमी के जितने भी चलते थे ना, तो उसमें जो वीडियोस में सर पूछते बताते थे कि हाँ ये आप ले सकते हो, ये ब्रांच हो सकता है, तो उनमें मतलब उससे मेरे को जो मिला तो मैंने उनसे मैसेज करके पूछा था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो 1222 रैंक है मेरा, उसमें मुझे क्या क्या मिल सकता है। जो एलुमनाई थे गेट के, जो वीडियोस देते थे उस समय, उस टाइम वो सारी चीज़ें देख के मुझे पता चलती थी कि हाँ ये चीज़ें। और सबसे बेस्ट पार्ट था ना सर कि आई थिंक आपने जो 2018 में गेट का ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। इवन मुझे भी, जब अगर मैं आज कोई इंटरव्यू मुझे देना होता है ना, या कुछ करना हो, तो कहीं ना कहीं अगर अपने को बेसिक्स चाहिए तो अपन यूट्यूब में, पहले कोई चैनल्स नहीं होते थे। पहले नहीं थे। 2017 के पहले अगर अपन देख लें तो कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता था। कोई एक क्वेश्चन अगर मैं सर्च कर जाऊँ तो मुझे उसके सॉल्यूशन क्या, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता था किसी चीज़ का। तो वो इश्यूज आते थे पहले, बट अब तो ऐसा हो गया कि बहुत सही है वो सारी चीज़ें, यूट्यूब चैनल से अच्छे और ये सब है। मतलब निशा उस बैच की है जब हम लोगों ने गेट एकेडमी में यूट्यूब चालू किया था, और इंडिया पे सबसे पहला गेट एकेडमी था जो इस तरीके से वीडियोस देना चालू किया था गेट के कंटेंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स को। तो तुमने वो एक्सपीरियंस किया है गेट एकेडमी के उस बैच के। तो स्टूडेंट्स को अब मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग पोस्ट गेट का बताते हैं कि तुम्हारा रैंक जो है वो 632 था, और रैंक जो है 1022 था, स्कोर 632 था। तो तुमको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे थे उस समय? तो उस टाइम पे ऐसा था सर कि इस रैंक के साथ मैंने अप्लाई किया था आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी भी अप्लाई किया था मैंने, आईआईटी हैदराबाद का भी अप्लाई किया था, और आईआईटी मुंबई का जो अपने रिसर्च वाला होता है 3 साल का एमटेक जो होता है आरए प्रोग्राम, तो उसमें मैंने किया था। तो आईआईटी मुंबई से मुझे कॉल भी आया था, आईआईटी मुंबई में गई भी थी, वहाँ पे बकायदा जो टेस्ट होता है वो वहाँ तक भी मैंने दिया था। बट वो टेस्ट में फिर वही हो गया कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, तो आरए वाला में भी मुझे वो नहीं हो पाया आईआईटी मुंबई में। फिर आईआईटी हैदराबाद में भी टेस्ट का कुछ इशू था। ऐसे करके आईआईटीज मुझे मैं चाहती थी कि कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मैं ना लूँ। मेरा एम था कि मैं अपने कोर में ही रहूं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सर कि पहले ही मुझे पता था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कुछ अच्छा करना है, भले ब्रांच कोई भी हो। मतलब ब्रांच मुझे कोई भी मिल रही हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो ऐसा नहीं कि मुझे ले लेना है करके। मुझे मतलब तुम्हारा एम था कि तुमको कोर पे ही जाना है, और उसमें भी तुमने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ था कि मेरे को वीएलएसआई
पे ही अपना करियर Focus बनाना करना है, है, फोकस उसी पे करना है, जिसकी वजह से तुमने काफी सारे आईआईटीज के इंटरडिसिप्लिनरी को नहीं ड्रॉप भी किया होगा। मैंने ड्रॉप ही कर दिया। हाँ, मैंने तुमने मतलब लिया नहीं था होगा। वहाँ पे ऑप्शंस, कई लोग करते हैं सर कि उनको लेना होता है, वो आईआईटीज में जाना होता है, कर लेते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों वो उस टाइम, हो सकता है मैंने, मेरा डिसीजन गलत भी रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, बट मुझे था कि मुझे अपने फील्ड पे ही रह के, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब अपन अपने ही ब्रांच में होते हैं वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो सारे जो सब्जेक्ट्स जो अपन गेट में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसका एडवांस अपने को वहाँ मिलेगा, तो वो और स्ट्रॉन्ग अपने जो स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स को वो और बढ़ाता है उस चीज को। हाँ, इंटरडिसिप्लिन में जाके अपन दूसरे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो आज के टाइम पे, सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर अपने इस रैंक पे अपने को चाहिए तो, आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो। बट मेरा एम ही अलग था कि मुझे वैसा कुछ चाहिए, तो सबके एम के भी डिपेंड हो गया। तो मेरा ये था कि वीएलएसआई कहीं अच्छा मिल जाए तो, बट आईआईटीज में मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला, ना ही मुझे कम्युनिकेशन की ब्रांच मिली। कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट भी नहीं था, बट आईआईटीज में अगर मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगी करके, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के ही फील्ड में लेना था, तो वो चीजें थी। तो तुमने इंटरडिसिप्लिनरी को सेलेक्ट नहीं किया। फिर तुमने सीसीएमटी का फॉर्म भरा। हाँ, तो उसमें तुमको ऑप्शंस मिले होंगे, तीनों में ऑप्शन मिले होंगे जो टॉप के है, कालीकट, तिरची और सूरतकल। यस, तो उसमें तुमने कालीकट को सेलेक्ट किया। पहले प्रेफरेंस मैंने डाला था सर सारे इंस्टीट्यूट के, अगर मुझे एनआईटी ही चाहिए तो मुझे टॉप की ब्रांच चाहिए फिर। तो ट्रिची में, सूरतकाल में और कैलीकट में मेरी प्रेफरेंसेस ही थी कि पहले मैं वीएलएसआई डालूं, उसके बाद बाकी अगर कोई ब्रांच है वो मिल गया तो फिर अपन देखेंगे करके। तो बट ऐसा था कि फर्स्ट आई थिंक काउंसलिंग के टाइम भी मुझे एनआईटी कैलीकट में वीएलएसआई की ब्रांच मेरी पसंद की मिल गई। तो और उसके बाद फिर उस टाइम भी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि उस टाइम आईआईटी गुवाहाटी का एक और राउंड होने वाला था, क्योंकि मैं आईआईटी गुवाहाटी भी गई थी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, बट वहाँ पे ऐसा था कि 637 या 670 के ऊपर के लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया फर्स्ट उसमें, और उसमें भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थे, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के उन्होंने आई थिंक उस टाइम कुछ ऐसा था अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्ज़ाम की 2018 में कि इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा मौका मिल गया था एडमिशन्स के लिए अच्छे ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उस टाइम आईआईटी गुवाहाटी में नहीं हो पाया था, और सेकेंड राउंड में मैं जाने में पता नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरा इस साइड था कि इधर भी काउंसलिंग का आ गया था डेट, आप आइए एडमिशन कराइए, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में जाइए। तो दोनों साइड से था कि या तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो मैंने फिर सेलेक्ट किया कि नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे गुवाहाटी मिल सकेगा और जो ब्रांच मैं चाहती हूँ, तो मैंने फिर वो ड्रॉप ही कर दिया वो प्लान। और फिर मैंने आपसे आई थिंक मैसेज करके पूछा था कि एनआईटी कैलीकट कैसा है करके, तो आपने बताया भी था कि एनआईटी कैलीकट अगर सेलेक्ट करो अच्छा है, उसकी लाइब्रेरीज अच्छी हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ अच्छा है वो जगह। तो उसके बाद फिर मैंने वो सेलेक्ट किया, एनआईटी कैलीकट जाके एडमिशन, और उसके बाद फिर चालू हुआ था मेरा वहाँ का जर्नी। तुम्हारा करियर ही बदल गया। तो अब मैं बता दूं कि निशा जो है वो इंटेल में प्लेस्ड है। उन्होंने इंटर्नशिप किया था 3rd सेमेस्टर में एनआईटी इंटेल से, और उसके बाद वहीं पे प्लेस्ड हो गई, और आज की डेट में ये वर्क फ्रॉम होम है इंटेल के लिए जो रायपुर से ही वर्क फ्रॉम होम है। तो सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है, आज फ्राइडे इवनिंग है, तो मेरे साथ है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं आगे की जर्नी की, मतलब कैलीकट के बारे में ऐसी क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अगर कोई एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है और कैलीकट के बारे में वो नहीं जानता होगा। मैंने तो तुमको गाइड कर दिया था, हाँ। लेकिन आज तुम वहाँ के जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में, वहाँ पे हमको किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, लेबोरेटरी कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, ये थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। एनआईटी कैलीकट ऐसा है सर कि अगर अपन वहाँ चले गए तो एक तो आपको अपने आप को वो फिक्स कर लेना पड़ेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है पढ़ाई का। आप अगर पढ़ाई नहीं किए तो आपका नंबर नहीं आएगा और नहीं हो पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर वो होना ही चाहिए कि अब एमटेक करने गए हैं तो वो लेवल भी रहेगा, क्योंकि हम जो बी में पढ़े हैं वो एमटेक में अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जो गेट में किए हैं वो भी एमटेक में नहीं होता। एमटेक का लेवल ही ऊपर हो जाता है, गेट से भी ऊपर हो जाता है। जो अपन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ पे जाके हमको एक पूरा ओपैम की सर्किटरी डिजाइन करके और उसका एनालिसिस तक भी करना पड़ता है। तो एमटेक वो ब्रांच आ जाती है। तो और उसके ऊपर से अपनी ब्रांच
VLSI VLSI और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मतलब उसमें EDC आ गया, उसमें एनालॉग आ गया, तो दो, हाँ डिजिटल भी आ गया, और उसके बाद वेरीलॉग का एक सब्जेक्ट होता था हम लोग का। तो मुझे ध्यान है, और उसके बाद 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, तो जिसमें मेरा एक इंटरेस्ट था अलग कि मैं एम्बेडेड ले लूँ वाला था। तो NIT कैलीकट में सबसे बेस्ट ये हो जाता है कि अपन अगर मान लो आपकी VLSI की वो नहीं आ पाई उसमें रैंक, तो आप उसमें चले जाओ उससे कम्युनिकेशन से, तो कम्युनिकेशन या फिर एम्बेडेड सिस्टम, तो दोनों ही ब्रांच में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि अगर वो पहले चीज़ तो ये है कि फर्स्ट रैंक में अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अगर अपने को या सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में भी VLSI नहीं मिल रहा है, तो अपन दूसरी ब्रांच लेके भी उसमें जा सकते हैं। मतलब दूसरी ब्रांच लेके VLSI का प्रोफाइल अपना बना सकते हैं बाय टेकिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट, या इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे IITs में रहता है। IITs में रहता है सेम ऐसा यहाँ भी, आपको यहाँ भी वैसा ही सारी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और वहाँ के कंटेंट भी होते हैं। आपके सिलेबस अगर आप वहाँ का एक सब्जेक्ट का देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वैसा प्रिपेयर होना पड़ता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो जैसे अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम मैंने लिया है, और मान लो कि आपने सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में आपको मिला, पर कई बार होता है कि कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एम्बेडेड लिया था उन्होंने, बट उनका कन्वर्जन हो गया VLSI में, क्योंकि 1-2 लोगों ने छोड़ दिया। वहाँ पे 1-2 बंदों को ऐसा था कि IES का एग्जाम दिया था उन्होंने, बट NIT कैलीकट में उनको मिल रहा था IES का, उनको वो रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको वहाँ पे ऐसा हुआ कि उनको जब रिजल्ट आ गया तो वो छोड़ दिया NIT, और यहाँ पे के जो ब्रांच था वो किसी और को मिल गया। अच्छा। तो सीट्स अगर बच गई कहीं पे तो आपको चांसेस रहते हैं कि आपको VLSI मिल जाएगा, तो एक अच्छा डिसीजन वहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है अगर आपने प्रॉपर डिसीजन लेके कहीं एडमिशन ले लिया। कई लोग क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमारा गेट रैंक कम है, स्कोर कम है, तो हम एडमिशन नहीं लेते, फिर से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो ये थॉट भी रखते हैं। तो एक वाइज डिसीजन जो है वो कई बार आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। डेफिनेटली सर, वो चीज होती है। अगर अपन सोच लिए कि ये इस चीज से अगर अपन अच्छा कर सकते हैं, तो अगर उसी फील्ड में जाओ तो डेफिनेटली कुछ होगा। तो जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच मेरे इसमें इंक्लूडेड थी, तो उसमें ऐसा था कि एनालॉग, EDC और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टॉप लेवल पे हमारी पूरी मतलब जो स्टडी था वो हायर एकदम MTech के लेवल का जो था। क्लासेस भी रेगुलर जाना पड़ता था, अगर एक क्लास भी आप छोड़ दिए तो फैकल्टीज समझ जाते थे अटेंडेंस के टाइम पे कि ये नहीं आया है करके, तो मार्क्स आपको वहाँ इफेक्ट करेगा वो चीज़ आपके लिए, क्योंकि आपको अटेंडेंस भी देना होता है प्रॉपर, और आप तभी आपको वो भी मिलता था ना स्टाइपेंड, तो वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप क्लास अटेंड करोगे। तो वो होता था कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में हमको पूरा स्टडीज पे फोकस करना पड़ता था, हमने एकेडमिक में फोकस करना पड़ता है। आप अच्छा जितना अच्छा पढ़ सकते हो, उस जगह का जितना एडवांटेज आप उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि वो जगह ऐसी है NIT मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब स्टूडेंट को चाहिए कि उसका एडवांटेज ले ले, क्योंकि जहां तक आप बता रहे हैं वहां पे प्लेसमेंट भी 100% है, तो IITs के लेवल का प्लेसमेंट है, और वो सारी कंपनीज जो IITs में आती है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। जैसे निशा का खुद का प्लेसमेंट इंटेल में हुआ है, क्वालकॉम वहाँ पे आता है, उसके अलावा सिनॉप्सिस, एनवीडिया, ये सारी कंपनीज यहाँ भी आती है। PSUs भी आई है सर। हाँ, इवन PSUs भी आपको कैलीकट में देखने को मिल जाएगा। BEL का आया था, भेल का आया था। अच्छा, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सभी। BEL का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आया था, आई थिंक मेरी फ्रेंड का वहाँ हुआ है, तो वो भी वो उनका था कि उनका इंटर्नशिप में नहीं हुआ था, तो उनको PPO के थ्रू मिला था। मतलब वो पूरा वहाँ रह के MTech की पढ़ाई पूरी एक गाइड के अंदर के अपना थीसिस राइटिंग जो करना होता है, पूरा रिसर्च वर्क करना होता है, वो MTech का 3rd सेमेस्टर से चालू होता है, क्योंकि थीसिस वर्क तो वो करने के बाद 4th सेमेस्टर में स्टार्टिंग में ही कंपनीज आने लग जाती है। जैसे BTech वालों का एडमिशन PPO होता है, वैसे ही MTech का भी चलता है, साथ में ही पैरेलली चलेगा वहाँ पे। मतलब 3rd सेमेस्टर में ही सबका इंटर्नशिप पे हो जाता है, और वही कन्वर्ट बाद में हो जाता है आपका PPO में। तो इंटर्नशिप आती है 2nd सेमेस्टर में सिर्फ MTech के लिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है लाइक जैसे इंटेल है, एनवीडिया है, ये सारे चाहिए उनको कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से इंटर्न भी ले आओ, तो हम उनको कन्वर्ट कर देंगे। और
बड़ी बड़ी अभी जिसमें मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैं अगर 2 साल तो ऊपर ही हो गए मुझे, तो मुझे ध्यान देखती हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ के स्टूडेंट का लेवल होता है और वो लोग कंसिडर करते हैं वहाँ के लोगों को। NIT कैलिकट है, NIT ट्रिची है, वहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट्स भी है, NIT सूरतकाल के भी हैं। वो थोड़ा सा बस ये होता है हमारे लिए कि हमें एमटेक की थ्रीसीज पे भी वर्क करना पड़ता है और इंटर्नशिप का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि IITs के लिए क्या हो जाता है कि वो प्रॉपर 4 साल आपका पूरा कोर्स करेंगे और PPO मिलेगा, और मतलब 4 सेमेस्टर 2 साल का पूरा एमटेक कंप्लीट करने के बाद PPO के थ्रू जाते हैं। और हमारा ये हो गया कि हमको एडवांटेज हो गया कि हम 1 साल पहले ही 1 साल बस मैंने वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है मैंने, और मैं इंटेल में काम करने चले गई। तो 1 साल का मेरे को बेनिफिट ये मिल गया कि मुझे तो ये जो तुम्हारा इंटर्न था ये पेड था? पेड था। कितना? मुझे मेरे टाइम पे 35 मिल रहा था, जो अभी बढ़ के 45 तक चले गया अभी के डेट पे। मंथली आपको सैलरी भी मिल रही है। और तुम्हारा स्टाइपेंड कितना? स्टाइपेंड कट जाता था सर, अगर हम इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टाइपेंड कितना? स्टाइपेंड 12,500 कुछ था। हाँ। 12,000। और तुम्हारी फीस क्या थी? 32,000 था सर मंथली। स्टाइपेंड भी मिलता है तो 6 मंथ का स्टाइपेंड की अपने को फैमिली से कुछ मांगने की ही नीड नहीं है। तो वो भी अपन फीस भी पे हो जाता था, और वहाँ के हॉस्टल इतने अच्छे हैं सर कि अपने को, और ऊपर से हॉस्टल की फीस भी कम होती है। जैसे अपने NITs IITs में फीस ज़्यादा लगती नहीं है हॉस्टल्स की, तो अपने मंथली 2,000 भी अगर वो मैश के साथ लेते हैं तो 6 महीने का अपना ईजिली मैश का और हॉस्टल का और कॉलेज का फीस आप स्टाइपेंड से निकाल लोगे। आपको घर वालों से डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि अरे हमको पैसे ला के दो करके। तो मेरा ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे घर में जितना कम मैं पैसे मंगा सकूं उतना अच्छा है। अच्छा। तो मैं सारा कुछ उस सोच से फिर वहाँ पे जब गई थी तो ये था कि मुझे अपना करना है, अपने हिसाब से ही करना है, सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही करनी है। तो वहाँ पे रह के बस ये था कि वहाँ पे सबसे बेस्ट और एक पार्ट हो गया कि इंडस्ट्री लेवल की आपको लैब मिल जाती है। VLSI जो है उसमें है कि वेरीलॉग आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तो वेरीलॉग की कोडिंग के लिए आपको इंडस्ट्री लेवल का टूल है विवाडो करके, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है आपके लैब में, VLSI लैब में। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैडेंस है, कैडेंस के टूल है, सिनॉप्सिस। और ये जो लेबोरेटरी है ये ओपन रहते हैं पूरे दिन रात? वो 24 आवर ओपन रहता है सर लैब। वहाँ पे आप रात भर, वहाँ पे मेरे इस क्लास के तो बॉयज ऑलमोस्ट रात भर वहाँ पे बैठ के अपने पूरे लैब वर्क करते थे। गर्ल्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप 8 बजे के बाद आपको हॉस्टल जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि एक तो कैलिकट एक जगह ही ऐसी है कि मतलब थोड़ा सा वो ये साउथ में है ना, साउथ में है। लैंग्वेज प्रॉब्लम जाती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है सर, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम से आपको फायदा ये हो जाएगा कि जो आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए होती है ना इंग्लिश में, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, बट धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे बात करने लगी वहाँ के लोगों को और उनसे इंटरेक्शन हुआ तो अपने आप ही इंग्लिश में बोलना पड़ता है वहाँ पे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे गए तो मजबूरी ही सिखा देती है। तो मेरे साथ भी सेम वही हुआ कि मुझे टूट फूट के कुछ भी करके, क्योंकि प्रोफेसर्स भी वहाँ इंग्लिश ही प्रेफर करते थे। हिंदी में आप वहाँ खड़े होके आप कोई भी एक अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे एमटेक में हमको था कि हर सेमेस्टर में हमारा सेमिनार भी होता था। मतलब हर फ्राइडे या सैटरडे हमारा सेमिनार सेशन होता था, जिसमें आपको आपके अकॉर्डिंग रिसर्च करके एक टॉपिक लाके आपको प्रेजेंट करना पड़ता था। तो वो एक एडवांटेज, उससे क्या होता है कि अपन को एक कॉन्फिडेंस आता है स्टेज में खड़े होने का कि अपन को कुछ प्रेजेंट करना है, क्योंकि एमटेक ही होता है टीचर्स के लिए बनने के लिए, बट हम तो उसके लिए जाते हैं कि अपने को प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए। तो वो TA वर्क भी आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर आप थीसिस कर रहे हो तो आपको जाके बीटेक के स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, तो हमारे लिए वो नहीं। टीचर असेसमेंट जो है वो वहाँ पे मिलता है सभी टीचर असेसमेंट आई थिंक 3rd सेमेस्टर के बाद चालू होता है, 3rd सेमेस्टर से चालू होता है। 2nd सेमेस्टर तक आप अपना आराम से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जितना मेहनत कर सकते हैं अपन करके, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अपना अच्छा CGPA बन गया वहाँ पे, तो 2nd सेमेस्टर में ही जनवरी में ही कंपनी आ जाती है, इंटेल इंटरव्यूज के लिए आ जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर की सेकंड ईयर? सेकंड सेमेस्टर। अच्छा। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही खत्म हुआ, हॉलीडेज खत्म हुआ, आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए वापस आए घर से, और
आपके कंपनीज आने लग जाती है। जनवरी मेरे टाइम पे हाँ 17 जनवरी के आसपास कंपनीज आ गई थी, इंटेल आ गई थी। तो मेरा वहाँ पे हो गया था इंटेल में। वहाँ पे भी इंटेल का ऐसा है कि अपने अकॉर्डिंग सारे कंपनीज डिसाइड करती है कि उनको रिटर्न लेना है कि उनको डायरेक्ट इंटरव्यू लेना है। तो बेस्ड ऑन इंटरव्यू उसमें आपका इंटरव्यू के थ्रू आपका इंटर्नशिप लग गया। तो तुम कितने कंपनीज में बैठे थे इंटेल के अलावा? वहाँ ये सर कि अगर आप एक जगह हो गया आपका तो आप सेकंड में नहीं बैठ सकते, आप उसमें ही कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसा है। तो क्योंकि वो सबको मौका देते हैं ना कि अगर मान लो मेरा हो गया इंटेल में और मैं एनवीडिया को भी पकड़ के बैठ गई तो मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज का। तो जो कंपनी आपको पहले आई और जिस कंपनी में आपका हो गया उसके बाद आप आउट, टीपीओ से बाहर, आप उधर नहीं बैठ सकते वहां जाके आप। तो बाकी स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। तो वहां पे सबसे अच्छी चीज ये भी हो जाती है कि जैसे कई कॉलेज में होता है ना कि अगर ये स्टूडेंट अच्छा कर रहा है इंटरव्यू में तो सेकंड इंटरव्यू भी कंपनी का भी वही दिलवाओ। तो 2 कंपनीज लेके बैठे हैं बट उनको कोई मतलब उस चीज से। तो वो चीज सबसे अच्छी है, टीपीओ की प्लेसमेंट और उनका जो कोऑर्डिनेशन है कंपनीज के साथ बहुत सही है वो सारी चीजों का। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट मुझे लगा, मतलब एनआईटी कैलीकट, मतलब अगर अपने को एमटेक करना है किसी एनआईटी से तो सबसे बेस्ट मुझे तो एनआईटी कैलीकट लगा। लाइब्रेरी वाइज, लैब वाइज, स्टडी एकेडमिक वाइज जो भी देखा जाए तो बेस्ट था सर। तो तुम्हारा इंटेल पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ना? हाँ, इंटेल कैसा है अभी? तुम्हारे वर्क कल्चर कैसा है उसका? वर्क कल्चर आई थिंक इंटेल का अभी जितनी भी अपने इंडिया में इंडस्ट्रीज है सेमीकंडक्टर सबसे बेस्ट है। आप हम लोग जब ऑफिस में होते थे तो पता ही नहीं चलता था कि सुबह से शाम कब हो गया, क्योंकि वहाँ पे बेंगलोर में अच्छे, हाँ बेंगलोर में उसका कैंपस है। तो वहाँ पे हम एज ए इंटर्न थे तो वहाँ के जितने भी ऐसा होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है आपको सबसे पहले तो आपके लिए ये है कि आप उनसे सर से बात नहीं करोगे, आप उनके नाम से बुलाते हो। अच्छा, तो सबसे बेस्ट में जैसा होता है। और ये नहीं होता था कि जैसे कई एक ही फ्लोर पे भले वो आपका मैनेजर से भी बड़े मैनेजर है, वो हम सब एक ही प्लेस में बैठते हैं, सबका एक ही वो बना होता है कंपार्टमेंट, उसी में ही बैठना होता है। तो सबसे अच्छा कल्चर है कि इवन है, हर एक इंसान की वहाँ पे आपकी अहमियत है, मतलब ऐसा है कि उनको गिना जाता है। जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा काम भी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे। और सबसे अच्छा कि वहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो इंटेल का है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मुझे अपने कोई काम करना है, एकदम इमरजेंसी है, तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको रह के आपको 5 बजे तक के आपको काम करके ख़त्म करके 6 बजे घर जाना है। नहीं, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप 9 बजे घर आओ, क्योंकि ये एमएनसीज जो होती है ये सबसे अच्छी चीज़ यही प्रोवाइड करती है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस देती है। आप अगर 12 बजे भी ऑफिस आना चाहते हो आप आओ, आप 5 बजे ऑफिस से जाना चाहते हैं आप जाओ। आपके लिए बस ये है कि आपको जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर लो। तो उनको ये मतलब नहीं है कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप काम करके देना है, वो इम्पोर्टेंट है। जो उन्होंने दिया आपको टारगेट वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप एंजॉय करो। आप तो अभी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो यहाँ पे कुछ टाइमिंग का, लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम कुछ भी नहीं है? मतलब आपको पर डे टास्क दे दिया जाता है, वो आपको फिनिश करके वीकली ऐसा होता है कि वीकली अपने पास कुछ आवर्स होते हैं, उनका बोलना होता है कि इतना मैं करो, बट इतना नहीं है, बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप करो 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 करो। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय और वो जो मैनेजर का जो एकदम कि नहीं आपको करोगे नहीं तो आपकी सैलरी कट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ माइंड आप वहाँ पे वर्क करो। और सैटरडे संडे हॉलीडे, आपको कोई लॉगिन के लिए कुछ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है उसका। इवन मैं तो अगर मान लो मुझे एकदम इमरजेंसी काम आ गया कहीं पे, तो मेरे को बस इतना है कि मैं मेल डाल के छोड़ दूं कि मैं आ रही हूँ, मैं 2 घंटे बाद भी जाके अपन लॉग इन करेंगे तो उसके बाद अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम आप करो 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 वाला नहीं है। आप फ्री माइंड होते हैं तब ऑब्वियसली सर वहाँ पे काम अच्छा होता है। और वहाँ पे टैलेंटेड माइंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे IIT, NITs, IISc से सारे लोग भरे हैं। तो जो वर्क करने पे जो मज़ा है ना वो भी अलग हो जाता है, क्योंकि एक तो कोर है जो मुझे इंटरेस्टेड था कि मुझे कोर इंडस्ट्री पे ही रहना है, तो एक चैलेंज भी मिलता है कि अगर आप ये आपको वर्क मिला है तो क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि IT वाला है कि बस अपने को कोडिंग करनी है, नहीं, अपने को सर्किटरी मिलती है, सर्किट पे वर्क करना पड़ता है। अगर ये सर्किट आपका थोड़ा भी इधर से उधर हुआ आपके डोमेन पे रहते हुए तो वो पूरा इम्पैक्ट करेगा उनके प्रोजेक्ट को। तो हर एक चीज़ों का आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको कैसे कर पाओगे वाला है। तो आपको टेक्निकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है वैसे में।
तो वो सारी चीज़ें बहुत बहुत बेस्ट लगती है वहाँ पे कि डिस्कशन जिस तरीके से होता है ना, टेक्निकल डिस्कशन बोलते हैं, तो वहाँ पे जब बड़े बड़े जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं 20-20 साल से इंटेल में काम कर रहे हैं, तो उनसे जब इंटरेक्शन होता है और वो जिस तरीके से टेक्निकल चीज़ों को बात करते हैं, तो फील होता है कि नहीं अभी अपन कुछ नहीं जानते, अभी बहुत टाइम है, बस आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, एमटेक करके आए हो, शांत बैठो, थोड़ा सा रुको, समझो चीज़ों को क्या है, टेक्निकल चीज़ों को, फिर आगे बढ़ो, ऐसा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलते जाती है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वहाँ पे, मज़ा आता है काम करने पे, कोर डोमेन पे अपने को मिलता है। सर्किट मैंने कई सारे डिज़ाइन किए वहाँ रहते हुए, अपने एमटेक की थीसिस जब कर रही थी तो बाकायदा टूल होता है जो जिस टूल पे अपन सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस भी होता है, क्योंकि वेव फॉर्म क्रिएट होती है पूरी, जो अपन गेट के टाइम पे अपन पढ़ते हैं, इन्वर्टर्स चैन होती है और इन्वर्टर्स होते हैं, डिजिटल डिज़ाइंस होते हैं, तो वो पूरा डिज़ाइन अपने पास होता है, अपन बस वो सिस्टम में बैठो और पूरी जितनी एनालिसिस आपको करना है, आपको वेव फॉर्म देखनी है, आपको डिले कैलकुलेट करना है, आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वो चीज़ों का मज़ा ही अलग हो जाता है फिर वो सब चीज़ों पे करने पे, तो बहुत मज़ा आता है वो करने पे। तो आज फील होता है सर कि नहीं, जो मैंने बीई के टाइम पे सोचा था कि मुझे कोर पे रहना है, तो मुझे कोर पे रहना है, तो वो जो गेट के बाद जो आज तक की जर्नी है, तो अब जब इंटेल पे हूँ तो मुझे फील नहीं होता सर कि मैंने कुछ मिस आउट किया। मेरा गेट में रैंक 1000 अराउंड था, मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। अब गिल्ट नहीं रहता कि हाँ मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पे हूँ और यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली अपन जुड़े हुए हैं, तो हर टाइम अपने को टेक्निकल स्किल अपने आप की भी इम्प्रूव करनी पड़ती है। आज अगर अपन मॉसफेट पे काम कर रहे हैं तो अब अपने को फिनफेट पे सोचना पड़ेगा, फिनफेट उसका भी ऊपर हो जाता है, उसके ऊपर सुपर फिनफेट आता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको हर एक दिन अपडेट लेना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगे तो ये ऐसा है, तो इसमें विड्थ का क्या कैलकुलेशन होगा, इसमें चैनल विड्थ कैसी होगी, तो अगर आप इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके चैनल विड्थ में अगर आप इतना नंबर ले लिए तो आपको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, तो वो एनालिसिस जो होता है ना टेक्निकल, वो सबसे बेस्ट है, वो मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रियल फील है ना वो मिलती है हर डोमेन का। और तुम्हारा प्लान भी यही था, और यही वही था, और आगे चल के आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा भी रहेगा यहाँ पे रह के करते रहना। चलो, तो ये थी निशा वैष्णव जो मेरे साथ यहाँ रायपुर स्टूडियो में गेट एकेडमी, जहाँ से जिस जगह से ये पढ़ाई की हुई है, जिस टेबल पे ये बैठी थी, ये टेबल सामने लगा हुआ है, मैं जहाँ से पढ़ाता था, सुजय सर पढ़ाते थे, उमेश दांडे सर पढ़ाते थे, उस स्टेज में आज वो बैठी हुई है। और एक अलग सा फीलिंग है, एक अलग सा इमोशन है इनका गेट एकेडमी के साथ, क्योंकि काफी दिनों से मैं निशा को कॉल कर रहा था कि आ जाओ, मेरे एक कॉल पे ही वो पहले दिन ही रेडी हो गई थी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, और काफी सारी चीजें इधर उधर हो गई थी, तो आज ये मौका लगा। तो आज निशा वैष्णव के साथ सारी जो उनकी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने फर्स्ट डे ऑफ बीटेक में जो इन्होंने प्लान किया था वो आज जिस जगह पे है वो फुलफिल हो गया, तो ये ड्रीम्स कम ट्रू की तरह है। तो यहाँ पे इनका जो रैंक और जो इनका स्कोर था वो कहीं भी आड़े नहीं आया इनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, और अल्टीमेटली जहाँ पे ये है ये बहुत खुश है, और अपने ही सिटी में है, लॉकडाउन की वजह से ये बहुत अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स के साथ है, 2 साल से यहीं पे है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो आप सबको ये एक्सपीरियंस देना मैं चाहता था कि आप जो सपने देखें उसको पूरा करें, जहां पे भी आपको लगे कि कहीं पे आप कम ज्यादा कर रहे हैं तो अपना 100% दे। जैसे निशा ने 1 साल के लिए अपने आप को एक क्वारंटाइन कर लिया था समझ लो, और उसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी की, जहां पे उनको लगा कि काफी सारी चीजें उन्होंने मिस किया, लेकिन अल्टीमेटली जब गोल वो पा लिए तो वो सारी चीजें सेकेंडरी हो गई, और इनका जो एम था वो पाना ये फॉरमोस्ट थिंग था, और उन्होंने पा लिया। ठीक है, तो आप सब भी जो भी स्टूडेंट 1000 अबाव जिनका रैंक है, जो स्कोर के लिए रो रहे हैं, तो वो परेशान ना हो। इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूं, आप अच्छे से प्लान करें, चीजों को एग्जीक्यूट करना चालू करें। पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम आपके साथ है। निशा को तो उस समय मैंने बता दिया था कि आपको कालीकट में लेना चाहिए, तो अभी आपके साथ काफी सारे चैनल्स हैं, और हमारा भी गेट एकेडमी का चैनल पीजीजी प्रोग्राम चला रहा है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस आपको वहां पे मिलेगा, और अपने आपके लिए एक अच्छी लाइफ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, जहां पे आपके सपने फुलफिल हो सकते हैं। ठीक है,
तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और निशा के साथ मैं थोड़ा और बैठता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। जो भी आपको डाउट्स होगा आप कमेंट में भेजिएगा। निशा सैटरडे संडे उनका हॉलीडे है। आज वीडियो जो है वो आ जाएगा यूट्यूब में। अगर कुछ भी डाउट होगा इनके कॉलेज से रिलेटेड, इनके जॉब से रिलेटेड और इनके रैंक के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। निशा जो है वो गेट एकेडमी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है, पार्ट ऑफ गेट एकेडमी है। वो आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगी और जहाँ पे मेरी इनपुट्स की ज़रूरत रहेगी मैं भी अपना इनपुट्स देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू निशा। थैंक्स सर।